माय चैनल एसडी इकोनॉमिक्स वैल्यू। आई होप सो यू आर फाइन। और मैं जानती हूँ इस बात के लिए क्योंकि ये टाइम हाफ ईयरली का चल रहा है, आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। आज जो 12th क्लास का हम टॉपिक उठाने वाले हैं उसका मेन टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंस। ये नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है, कौन से पॉइंट्स इसमें हम इंक्लूड करें, कौन से नहीं करें, आज आपको ये पूरा क्लियर होगा। ठीक है बेटा। तो नॉर्मल रेसिडेंस की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेसिडेंस एक इंडिविजुअल भी हो सकता है बेटा, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं हूं तो मैं नॉर्मल रेसिडेंस ही हूँ, या कोई आदमी या कोई औरत या कोई भी वो नॉर्मल रेसिडेंस होगा, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द नॉर्मल रेसिडेंस। ऑर्डिनरी रिसाइड्स मतलब जो यहाँ रहता है वो तो नॉर्मल रेसिडेंस होगा ही, ठीक है, इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाई इन दैट कंट्री। देखो एक तो वो जो यहाँ रहता है वो नॉर्मल रेसिडेंस में आएगा, और उसका जो इंटरेस्ट है बेटा, उसका जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री में ही लाई करना चाहिए। ठीक है। अब मैम ये क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है। हियर नॉर्मल रेसिडेंस इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। ओके। तो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री किसको माना जाएगा, जो यहाँ नॉर्मली पैदा हुआ या रह रहा है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। और दूसरा यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही का ही होना चाहिए, जिस देश में वो रह रहा है, तब उनको बोलेंगे हम नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। अब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर दो चीज आती है। देखिए बेटा, वो दो चीज क्या है। द फर्स्ट वन, द रेजिडेंस यही रहना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी में। वो बंदा जो भी है या वो इंस्टीट्यूट जो भी है वो विद इन द डोमेस्टिक होना चाहिए, वही लोकेटेड होना चाहिए, यही रहने वाला होना चाहिए। पहले तो वो ये पॉइंट को जस्टिफाई करे। फिर सेकंड वाला क्या है, द रेसिडेंस कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से हम समझ लिया करो वो एक्टिविटी जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, उसे ही हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो ऑफ अर्निंग करे, स्पेंडिंग करे या एक्यूमुलेशन करे। कहीं कहीं बुक में लिखा है एक्टिविटी अर्निंग, और आपका बोलेंगे कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस नाम से बोल रहे, पर यहाँ पर मैंने यूज किया अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। अगर ये तीनों काम एक बंदा या कोई इंस्टीट्यूट कर रहा है तो वो किस में इंक्लूड होगा बेटा, हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में होगा, और हम इसको इंक्लूड कर लेंगे अपने नॉर्मल रेसिडेंस में। ठीक है। ये दो चीज होनी चाहिए, एक तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहे, ठीक है, और दूसरा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारे देश में हो रही हो जहां वो रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा जो हमारे देश में पैदा हुआ है उसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट यही का ही है, एक तो वो है, और कोई जो बाहर से आया है यहाँ पर और वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर रह रहा है और वो अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट यहीं पर कर रहा है, तो वो भी हमारा नॉर्मल रेसिडेंस का ही पार्ट हो जाता है। बस इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक आ रहा है, नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस। हम नॉर्मल रेसिडेंस में किसको नहीं ले सकते, तो बेटा इसको बड़े ध्यान से सुना, हम किसको नहीं ले सकते। तो फर्स्ट वन इज फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। जो बाहर से यहाँ आते हैं ना, टूरिस्ट लोग आते हैं या विजिटर्स आते हैं, वो बेटा 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही चले जाते हैं। 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही चले जाते हैं, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एमएससी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। देखो बेटा, एमएससी होती है, ऑफिशियल होता है, डिप्लोमेट्स होते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, या फिर कोई भी आर्म फोर्स का बंदा हो, कुछ भी हो, ये भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा अगर वो कहीं बाहर से आया हुआ है। ठीक है, वो भी साधन के अंदर चले जाते हैं, वैसे हमें ये इंक्लूड नहीं करने। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन आवर नॉर्मल रेसिडेंस। ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए यूएनओ में या डब्ल्यूएचओ में कोई अमेरिका का बंदा यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय है, तो वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा, वो उसी देश का होगा जिस देश से वो बिलोंग करता है। पर यहाँ मैंने अमेरिका बोला तो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंस है, हमारे इंडिया का नहीं है, चाहे एमएससी हमारी इंडिया में ही लोकेटेड है।
ठीक है। फिर है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेजल्स, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। क्योंकि बेटा ये जितने भी आते हैं ये साल भर के अंदर वापस हो जाएंगे, ये साल भर कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होते, ये आते ही थोड़े टाइम के लिए और फिर अपना वापस चले जाते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स का मतलब ये समझिए जैसे कि बेटा दो डिफरेंट कंट्री हैं और उनका बॉर्डर मिलता है। जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर मिल रहा है, यहाँ एक कंट्री और यहाँ एक कंट्री है, यहाँ या ये कह लो ये कंट्री है, ये कंट्री है, ऐसे अलग अलग कंट्री से बॉर्डर मिले हुए होते हैं ना बेटा। तो जो यहाँ रहने वाले लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, वो कंट्री की बाउंड्री लाइन को पार करके यहाँ जॉब करने चले जाते हैं, या आपने देखा होगा कैटल्स वगैरह के लिए चले जाते हैं, जानवर पाल रहे होते हैं, जानवर इधर चला गया या यहाँ चराने के लिए ले गए। किसी भी कारण से अगर वो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह जाएंगे शाम को लौट के आ जाएंगे, है ना, तो इसलिए वो भी इंक्लूड नहीं किए जाते किसमें, नॉर्मल रेसिडेंट में। तो आपको ये समझना है कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंस में कौन आएगा, जो हमारे देश में रहने वाला होगा, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो यहीं पर ही होंगी, वही नॉर्मल रेसिडेंस का पार्ट होगा। बाकी ये जो 6 पॉइंट है आप ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे इंक्लूड नहीं होते नॉर्मल रेसिडेंस में। क्वेश्चन आता है बेटा, नॉर्मल रेसिडेंस इंक्लूड नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूड डोमेस्टिक इनकम। ये वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा तो कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करिए। Okay beta, I hope so you understand, and one thing, like, share and subscribe my channel. Thank you.